यूजीसी नेट, एमपी सेट या फिर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिनमें सभी में सेम सिलेबस है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित हिंदी नाटक यूनिट 8 जिसमें अंधेर नगरी नाम का नाटक आपका सिलेबस में लगा हुआ है। अंधेर नगरी का हम सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इसके तथ्य हैं उनको देखेंगे और उसके बाद में हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप कहीं मत जाना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको पूरा फ़ायदा तभी मिलेगा। तो चलते हैं हम बिना देरी किए। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बाद में मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है। केवल और केवल आप एमसीक्यू चाहते हैं या केवल आपको थ्योरी चाहिए या फिर थ्योरी के साथ में एमसीक्यू कंटेंट प्लस पीवाईक्यू, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। याद रखना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी, ठीक है? 1881 में ये प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना 1881 ईस्वी। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है, ठीक है? ये जो नाटक है अंधेर नगरी, ये 6 अंकों में लिखा गया नाटक है। प्रहसन शैली में लिखा गया है। इस नाटक में तत्कालीन समय में, ठीक है? प्रहसन शैली याद रखना किस शैली में लिखा गया है, प्रहसन शैली। और इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। तो यहाँ से कम आपके 3-4 इसी पैराग्राफ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे हम ज़रूर देखेंगे इन प्रश्नों को। आगे है पृष्ठभूमि क्या कहती है इसकी। ये जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक ही दिन में रचा गया नाटक था, ठीक है? एक ही दिन में, इम्पोर्टेंट यहाँ पर लाइन देख लीजिए, एक दिन में रचा गया नाटक था और उसी दिन दशा अश्वमेध घाट पर इसे खेला भी गया था। तो अंधेर नगरी जो नाटक है ये कहाँ पर खेला गया था? ये दशा अश्वमेध घाट पर खेला गया था। इम्पोर्टेंट थिंग है, देख लीजिए। यह भी कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए ये नाटक लिखा था, ठीक है? सुधारने के लिए लिखा गया ये नाटक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा था। तो ये पूछा जाता है नाटक किस प्रकार का है? तो ये प्रहसन है ना? इसको ज़रूर याद रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि मुझे आगे आपका इसी तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। नाटक की विषय वस्तु, डेली जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। सुबह 10 बजे, आज थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन कल से करेक्ट 10 बजे आपको ये क्लास अपलोड हो जाएगी और एक क्लास शाम की आपको आपके लिए अपलोड हो जाएगी टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू की, जो कि आपको 6 बजे या 7 बजे के बीच में मिलेगी। नाटक की विषय वस्तु, ये नाटक मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करता है। इस नाटक की विषय वस्तु क्या है? तो ये मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक उस समय की जो व्यवस्था थी उस पर कड़ा प्रहार करता है। नाटक में शासक की भ्रष्टता दिखाई गई है, धार्मिक विसंगतियां दिखाई गई हैं और हिंदुस्तान की कमियों की तरफ ध्यान अ, इंगित किया गया है, ठीक है? ध्यान खींचा जा रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान में जो भी उस समय की कमियां थी। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत भी लेखक के द्वारा दी गई है, ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें लालच को छोड़ने की बात कहता है और हमें क्या करना है? ज्ञानी और समझदार बनना चाहिए। इस नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। ये जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं इसके, ये नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल भी सकते हैं। आगे के लिए या फिर इसी एग्जाम के लिए ई-बुक के रूप में भी उपलब्ध हैं, आप एप्लीकेशन से ले सकते हो। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत एवं नीति वचन रखे हैं। ये ध्यान रखना, भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत रखे हैं और नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देखकर ऐसा लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पर पारसी थिएटर का भी थोड़ा प्रभाव है। ठीक है? पारसी थिएटर का प्रभाव है भारतेंदु जी पर। ये किससे कैसे प्रतीत होता है, किस चीज़ से ऐसा लगता है? तो ये हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख करके ऐसा लगता है। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह इसमें किया गया है। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में एक है, ठीक है? ये अच्छे से याद रखना है, आज भी सबसे अधिक खेला जाने वाला नाटक कौन-सा है? तो ये अंधेर नगरी है जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ है। इसका सारांश देख लेते हैं, प्रमुख कथन इसके देख लेते हैं। पहला अंक, इसमें 6 दृश्य दिखाए गए हैं। अब इन 6 दृश्यों में आपको अच्छे से एक बार हल्का-सा देख लेना है। पहला अंक, इसमें बाह्य प्रांत को दिखाया गया है। बाह्य प्रांत यानी कि गाँव के बाहर का जो हिस्सा है उसको दिखाया गया है। इसमें महंत है, नारायण दास एवं गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। तो पहले अंक में कौन-कौन आता है?
महंत आता है और महंत के 2 शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन गोवर्धन दास। वो क्या करते हैं, भिक्षा माँगने के लिए आते हैं और महंत भिक्षा माँगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ ना करने का उपदेश भी देते हैं, ठीक है? अपने दोनों शिष्यों को वो समझा रहे होते हैं कि हमें अधिक लालच नहीं करना है, जो हमें मिल जाए, जो हमें श्रद्धा से कोई भी दे दे, उसको भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लेना है। और ये गीत भी गाते हैं साथ में, राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई राम भजो। ठीक है, ये महेंद्र जी गीत गाते हैं। ये गीत आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा अंक आता है फिर बाजार का, वो बाजार में पहुँचते हैं। बाजार के इस दृश्य में कौन-कौन आते हैं, तो कबाब वाला, नारंगी वाला घासीराम, जो कि चना वाला है घासीराम, हलवाई कुंजड़िन, कुंजड़िन यानी कि जो सब्जी वाली है, ठीक है? ये सब्जी वाली कुंजड़िन है। मुगल मेवा वाला है, पाचक वाला, मछली वाला, साइत वाला कौन है? ब्राह्मण है। बनिया जैसे पात्र इसके अंदर आते हैं बाजार में, तो आप जानते हैं सभी होते ही हैं और अपना-अपना सौदा यहाँ पर बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुंजड़िन के माध्यम से कहलवाया है। तो कुंजड़िन सब्जी बेचते हुए क्या कहती है? हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर, ठीक है? हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर, इस तरीके से वो जो सब्जी वाली कुंजड़िन है वो गा रही होती है, हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर, ठीक है? ये उस समय की जो कमियाँ थी हमारे देश में, उनको यहाँ पर उजागर किया गया है इस पंक्ति के माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण का अपनी जात बेचना, धर्म एवं कर्म से विहीन हो जाना भी इसी अंक में दर्शाया गया है। ठीक है? जो ब्राह्मण है वो क्या करता है, अपनी जात बेचता है, धर्म और कर्म से विहीन होने का जो प्रस्तुतिकरण है वो इसमें किया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से इसमें पंक्तियाँ क्या कहता है, ब्राह्मण कहता है, जात ले जात टके सेर जात, जात ले जात टके सेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, ठीक है? टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा बेचें, टके के वास्ते क्या दें? झूठी गवाही दें, वेद धर्म कुल मर्यादा मर्यादा, ठीक है? मर्यादा लिखा हुआ है, मर्यादा है ये। सच्चाई सच्चाई बढ़ाई सब टके सेर, ठीक है? तो जात ले जात टके सेर जात, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये ब्राह्मण ने कही है, ये दूसरे अंक के अंदर। इसी अंक में पाचक वाले के द्वारा भी देश में व्याप्त भ्रष्टता उजागर की गई है। पाचक वाला गीत गा-गा के करके अपना चूरन बेचता और क्या कहता है, साहब लोग जो चूरन खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है? सारा हिंद हजम कर जाता, यानी कि उस समय अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश। उस समय ये पंक्तियाँ हैं जो कही गई हैं, उस समय की बुराइयाँ थी, जिन पर प्रहार भारतेंदु जी ने किया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ये भी जो पंक्तियाँ हैं वो कौन बोलता है, तो गोवर्धन दास के द्वारा द्वितीय अंक में ही कही जाती हैं। इम्पोर्टेंट एक-एक लाइन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अगर आपको नहीं लगे तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है क्लास तो प्लीज़ ज़रूर बताना, मुझे आपका कमेंट ही है जो मुझे आगे की क्लासेस करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है? जो मुझे बताएगा कि मुझे आगे क्या करना है। तीसरा अंक यहाँ पर जंगल का आता है। गोवर्धन बाजार से 7 पैसे में खरीदी हुई ढाई सेर मिठाई लेकर के गुरुजी से मिलता है। गोवर्धन बाजार में ही रह जाता है, ठीक है? और बाजार से वो क्या होता है, 7 पैसे में ढाई सेर मिठाई मिलती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना। 7 पैसे में कितनी मिठाई लेके आता है गोवर्धन? तो ये ढाई सेर मिठाई लेके आती है। ढाई सेर का मतलब है 2.5 किलो, ठीक है? और गुरुजी से फिर मिलता है। तो गुरुजी पूछते हैं कि बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हो गई जो इतनी सारी मिठाइयाँ तुम्हें दे दी? तब गोवर्धन महंत को टके सेर वाली दास्तान सुनाता है। ठीक है? जो गोवर्धन दास है, वो अपने गुरु को क्या सुनाता है? टके सेर वाली दास्तान सुनाता है। जिसे सुनकर के गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होती है। महंत समझ जाता है कि इस नगर में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है और वे इस अंधेर नगरी को छोड़कर चलने के लिए कहते हैं। ये अंधेर नगरी इसीलिए इसका शीर्षक रखा गया है। अंधेर नगरी को छोड़कर चलने के लिए कहते हैं गुरुजी, पर गोवर्धन लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता है। ठीक है? गोवर्धन को ऐसा लगता है यहाँ पर इतना सस्ता सब कुछ मिल रहा है और यहाँ पर इतना मतलब मैं तो आराम से मज़े करूँगा, इसलिए वो अपने गुरु के साथ नहीं जाता है। सैत सैत आगे कहता भी है, महंत जी आगे कहते हैं, सैत सैत सब एक से जहाँ कपूर कपास। सैत सैत का मतलब होता है फ्री, सब कुछ फ्री मिल रहा है, कपूर हो या फिर कपास हो, है ना? सब कुछ फ्री जैसा मिल रहा है। ऐसे देश कुदेश में कभ्यऊ कभऊ ना कीजिए बास, ठीक है? ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, ये महंत जी के द्वारा कही गई हैं। चौथा अंक आता है राज्यसभा का। इस अंक में पिनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया कारीगर चूने वाले
बिस्ती गडरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड दे देता है। यहाँ पर क्या है, राजा बैठा हुआ है और राजा राजा की राजसभा लगी हुई है। राजसभा में एक फरियादी आता है जिसकी बकरी मर गई होती है, ठीक है? और बकरी के मरने की जब तहकीकात राजा करता है, उसकी जो कार्यवाही है, वो शुरू होती है, पूछताछ शुरू होती है, तो पहले इसमें बहुत सारे लोगों पर क्या लगता है, इल्ज़ाम लगता है और बाद में क्या करता है जो राजा, वो अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड सुना देता है। ये मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अगर आप ये इम्पोर्टेंट पूरा देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे भी समझ में आ जाएगा आपके पेपर के लिए तो, ठीक है? क्योंकि सारी अंत में वह इस निर्णय पर पहुँचता है कि उसकी सवारी निकलने के कारण ही क्या होता है, बकरी दब करके मर गई थी। कोतवाल की सवारी निकल रही थी और और उस सवारी के निकलने की वजह से चाहे इल्ज़ाम किसी पर भी लगा तो उसकी बकरी मर गई थी। राजा इस नतीजे पर पहुँचता है और अपने कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना देता है। ये नाटक का सबसे रोचक अंग है, ये ध्यान रखना। चुप रहो, तुम्हारा न्याय न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा, ठीक है? जम के यहाँ पर यानी कि यमराज के यहाँ पर भी ऐसा न्याय नहीं कर सकता यमराज भी, जैसा न्याय तुम्हारा इस दरबार में होगा। राजा किससे कहता है? फरियादी से ये पंक्ति बोलता है। फिर 5वां अंक आता है अरण्य। अरण्य का आता है, इस अंक में कोतवाल को फांसी दी जानी है, ठीक है? कोतवाल को फांसी दी जानी है, राज दरबार से मतलब बाहर ले जाया जाता है और उसको फांसी दी जानी है, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन वह फांसी के फंदे के लिए ठीक नहीं बैठता है। जब फांसी के फंदे के पास उसे लेके जाया जाता है, तो उसकी जो गर्दन है, वो उसमें नहीं आती है, ठीक है? कोतवाल पतला दुबला-पतला आदमी है और जो फांसी का फंदा है, वो थोड़ा बड़ा है। तो उसकी जो गर्दन है, वो फिट उसमें नहीं बैठती है। तो राजा किसी मोटी गर्दन वाले आदमी की खोज करने का आदेश दे देता है ना? उसने फंदा छोटा नहीं किया है, ये अंधेर नगरी इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है? लेखक के द्वारा। इसमें फंदे को छोटा नहीं किया गया है। फांसी तो कोतवाल को दी जानी थी, है ना? तो भई दूसरा क्यों? लेकिन उसने क्या किया है कि किसी ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जिसकी इतनी मोटी गर्दन हो, जिसमें ये फंदा फिट हो जाए, ठीक है? गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब गोवर्धन दास उसी बाजार में घूमता हुआ मिलता है वहीं पर, और जो राजा के जो आदमी हैं, जब वो घूमते-घूमते किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को पकड़ने जाते हैं, तो उन्हें गोवर्धन दास दिख जाता है जिसकी मोटी गर्दन है, और वो उसको पकड़ के ले जाते हैं और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। और बाद में कहते हैं, वेश्या जोरू एक समाना, ठीक है? वेश्या जोरू एक समाना, अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहित विदेसा। ये गोवर्धन दास की पंक्ति है जो कि इसी अंक से ली गई है, ठीक है? अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहित विदेसा, मतलब सब देशों में क्या मच रहा है, सारे राज्यों में सब जगह पर अंधाधुंध मचा पड़ा है ना? मान लीजिए जैसे कि राजा इस देश में रहता ही ना हो, ये गोवर्धन दास के द्वारा कहा गया है। फिर आता है छठा अंक शमशान। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है, फांसी पर उसे चढ़ने का आदेश दे दिया जाता है और फांसी पर चढ़ने के लिए जब वो तैयार होता है, तो गुरु और नारायण दास वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है? उसका जो गुरु है महंत, महंत और नारायण दास वहाँ पर आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि के द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर देता है। तो महंत क्या करता है, अपनी चालाक बुद्धि है उसकी, है ना? और अपनी चतुर बुद्धि के द्वारा बैकुंठ, वो ये कहता है कि जो भी इस फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, उस वो सीधा का सीधा कहाँ जाएगा? बैकुंठ जाएगा, ठीक है? तो सारे लोग क्या करते हैं? उत्साहित हो जाते हैं कि भई हमको बैकुंठ जाना है, हमको बैकुंठ जाना है। अंत में बैकुंठ की इच्छा से राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। आगे, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नसें जैसे चौपट राज। ये महंत के द्वारा ये पंक्ति उस समय पर कही जाती है कि ना, जहाँ पर ना तो धर्म है, ना ही बुद्धि है, ना नीति है और ना ही सज्जन है ना? ना ही सज्जन समाज है। तो ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। तो इस तरह से यहाँ पर सब कुछ चौपट हो जाता है। तो ये महंत के द्वारा कहा गया है। नोट, इस प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं, तो एक बार इसके पात्र हम नज़र मार लेते हैं। नाटक के सभी पात्र कौन-कौन हैं? महंत एक साधु है, गोवर्धन दास, नारायण दास दोनों उसके शिष्य हैं। कबाब वाला कबाब बेचने वाला घासीराम चना बेचता है, नारंगी वाला नारंगी बेचता है, हलवाई मिठाई बेचने का काम करता है, कुंजड़न सब्जी बेचती है, मुगल मेवे और फल बेचने का काम करता है, पाचक वाला चूरन विक्रेता है, मछली वाली मछली बेचती है, जात वाला जाति बेचता है। ठीक है? जात वाला जो कि ब्राह्मण है, राजा चौपट राजा है पूरी तरह से।
मंत्री चौपट राजा के मंत्री हैं, 2 नौकर राजा के 2 नौकर हैं। फरियादी राजा से न्याय माँगने आता है जिसकी बकरी मर जाती है। कल्लू बनिया जिसकी दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मरी थी, ठीक है? कल्लू बनिया की दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर गई थी। कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला था, ठीक है? बकरी मरी थी, कल्लू बनिया को वहाँ पर इल्ज़ाम लगता है कि इसकी दीवार से मेरी बकरी मरी। लेकिन जब पता चलता है तो कल्लू बनिया से पूछा जाता है कि दीवार किसने बनाई? तो कारीगर को पकड़ लिया जाता है जिसने दीवार बनाई थी। फिर दीवार कल्लू बनाने जो मिस्त्री है, जिसने दीवार बनाई थी कारीगर, वो ये कहता है कि दीवार बनाने के लिए जिसने मसाला तैयार किया था, वो अच्छा नहीं किया था, तो चूने वाले को पकड़ा जाता है। फिर चूने वाला कहता है कि दीवार बनाने के लिए मसाले में जो पानी डालने वाला था, उसने पानी सही मात्रा में नहीं डाला, इसलिए भिस्ती को पकड़ लिया जाता है। कसाई भिस्ती के लिए मसक बनाने वाला, भिस्ती के लिए मसक जिसने बनाई थी, उसको पकड़ा जाता है। गडरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला, कसाई को भेड़ जिसने बेची थी उसको पकड़ा जाता है। 4 सिपाही जो कि राजा के सिपाही हैं, इसमें मंत्री हैं, ठीक है? सिपाही हैं इसके, ये भी पात्र हैं, कोतवाल है और इसके अलावा माली है, ठीक है? तो ये सारे 28 टोटल इसमें पात्र हैं और इसके अलावा एक बनिया है। महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न इस वजह से हम देखते हैं एक बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक कौन-सा है? तो इनका अधूरा नाटक कौन-सा है? नील देवी, सती प्रताप, अंधेर नगरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से आंसर एक बार लगवा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना, केवल और केवल आप एमसीक्यू चाहते हैं या फिर आपको कंटेंट भी पढ़ना है, ठीक है? तो ए फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, सती प्रताप, ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो अधूरा नाटक था ये सती प्रताप रह गया था। सती प्रताप जो नाटक है इसको बाद में राधा कृष्ण दास के द्वारा पूरा किया गया था। अंधेर नगरी नाटक के द्वितीय दृश्य में चना जोर गरम गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो चना जोर गरम वाला कौन है? तो ये है घासीराम, ठीक है? घासीराम के द्वारा ये गीत गाया गया है। आगे है, अंधेर नगरी नाटक के अनुसार कौन-सा दृश्य है जो कि गलत है? इनमें से कौन-सा दृश्य गलत है? अंधेर नगरी नाटक के अनुसार प्रथम दृश्य बाह्य प्रांत दिखाया गया है, द्वितीय दृश्य में बाजार का दृश्य है, तृतीय में राजसभा, चतुर्थ में राजसभा है, लेकिन तृतीय जो दृश्य है वो जंगल का है, ठीक है? उसमें जंगल में है, गोवर्धन दास अपने मेहनत के लिए क्या लेके जाता है? ढाई ढाई सेर मिठाई लेकर के जाता है बाजार से, ठीक है? गोवर्धन दास और नारायण दास किस नाटक के पात्र हैं? तो ये दोनों अंधेर नगरी के पात्र हैं, जो जिसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। अंधेर नगरी नाटक के बारे में सही कथन कौन-सा है? क्या है इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी? ये बिल्कुल सही है भाई, है ना? यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियाँ, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ये सारे के सारे ठीक हैं। मेवा और फल बेचने वाले पात्र किस नाटक में हैं? तो ये अंधेर नगरी नाटक के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी नहीं होगा। ये कौन कहता है? राजा फरियादी से कहता है, चतुर्थ अंक राज्यसभा में, ठीक है? इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसी को ध्यान रखना। जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजन समाज ते ऐसे ही आपहूँ नसे जैसे चौपट राज। ये महंत कहता है 6वें अंक शमशान के अंदर, ठीक है? जब राजा फांसी पर चढ़ जाता है। जात ले जात टके शेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बढ़ाई सब टके शेर। ये जात वाला जो ब्राह्मण है ये कहता है द्वितीय अंक में, ठीक है? ये वाला जो पंक्ति है ये गीत गाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, ये वाली पंक्ति कौन गाता है ये गीत? तो ये गोवर्धन दास गाता है द्वितीय अंक के अंदर। सैंत सैंत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहू ना कीजिए बास। ये महंत जी कहते हैं तृतीय अंक जंगल के अंदर। अंधेर नगरी के किस अंक में गोवर्धन दास राग काफी में गाता है? अंधेर नगरी अनबूझ राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये किस में गाता है? तो हमारा डी ऑप्शन सही है यहाँ पर अरण्य, ठीक है? अरण्य नाम से ये जो अंक है वो लिखा गया है और अरण्य में किस गोवर्धन दास गाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा टका शेर बाजी टके शेर खाजा, और ये कब गाता है? जब उसको पकड़ लिया जाता है। अंधेर नगरी में गोवर्धन दास को नगरी का नाम अंधेर नगरी किसने बताया था? तो यहाँ पर हमारा 13 में सही आंसर हो जाएगा हलवाई, ठीक है? अंधेर नगरी का नाम किसने बताया था? तो हलवाई ने बताया था। अंधेर नगरी नाटक के अंक 1 में पात्र कौन-कौन है? तो इसका जो पहला अंक है वो बाह्य प्रांत से संबंधित है। इसमें महंत, नारायण दास, गोवर्धन दास
तीनों इसके पात्र हैं, ठीक है? 1, 2, 3 तीनों इसके पात्र हैं। घासीराम दूसरे का पात्र है द्वितीय अंक में, ठीक है? बाजार में आता है ये, पहले अंक में शामिल नहीं है। अंधेर नगरी नाटक के पूर्व प्रकाशित नाटक कौन-सा नहीं है? तो अंधेर नगरी नाटक से पहले जो प्रकाशित नहीं हुआ था वो सती प्रताप नहीं हुआ था, बाकी सारे के सारे इससे पहले नाटक हो चुके थे प्रकाशित। अंधेर नगरी नाटक के अंक 1 में पात्र कौन-सा नहीं है? कौन-सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो महंत नारायण दास, गोवर्धन दास तीनों हैं, लेकिन चूर्ण वाला नहीं है। ये अलग-अलग एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। राजा यह सुनकर कि इस शुभ सैयत में फांसी चढ़ने वाला सीधा बैकुंठ जाएगा, स्वयं कोई फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा देता है। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसा किस दृश्य में होता होता है? ये 6वें दृश्य में होता है, जो कि श्मशान से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी के किस दृश्य में मिठाई खाते और प्रसन्न होते मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं? तो ऐसा किस दृश्य में होता है? 5वें दृश्य में होता है, जो कि अरण्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, सैत सैत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहू न कीजे वास। ये कहाँ तो था, ये पंक्ति किसकी है? तो महंत की है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। लेकिन ये जो पंक्ति है वो किस दृश्य से ली गई है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे दृश्य यानी कि जंगल में ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है? जब गोवर्धन दास मिठाई लेकर के जाता है तब महंत ये वाली बात बोलते हैं। अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण किस दृश्य में हुआ है? तो ये हुआ है भाई चौथे दृश्य में, ठीक है? 20 में हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ये चौथे दृश्य में हुआ है, हालाँकि इसमें थोड़ा आंसर नहीं दे रखा है। 20 में दरबार और न्याय का जो चित्रण है वो राज्यसभा चौथा दृश्य है, ठीक है? याद रख लेना। मैं एक्चुअली पेन नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊँगी, ठीक है? शहर के बाजार का दृश्य है जहाँ सब कुछ टके सेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की एक कपैयत देखकर आनंदित होता है। गोवर्धन दास बाजार की एक कपैयत देख कर के क्या होता है? आनंदित होता है और 7 पैसे पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौट जाता है। ये किस दृश्य का कथानक है? तो यहाँ पर 21 में हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरे दृश्य। दूसरे दृश्य में वह बाजार में जाता है भिक्षा माँगने के लिए और वहाँ पर इतना सब कुछ इतना सस्ता जब बिकता हुआ देखता है, तो क्या करता है? बहुत खुश हो जाता है ना दूसरे दृश्य में। महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं, जो अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को पास के शहर में भिक्षा माँगने के लिए भेजते हैं। वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत भी करते हैं और दिखाते हैं कि लालच कैसा होता है। ये किस दृश्य का कथानक है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पहले दृश्य में, ठीक है? प्रथम दृश्य में ही ये दिखाया गया है, बाह्य प्रांत से संबंधित है। किसने अंधेर नगरी को कालजयी कृति कहा है? तो अंधेर नगरी को कालजयी कृति कहने वाले हैं रामविलास शर्मा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नारायण दास किस दिशा में प्रवेश करता है? तो नारायण दास जब भिक्षा लेने के लिए जाता है तो वो पूरब दिशा की ओर जाता है, ठीक है? पूरब दिशा की ओर प्रवेश करता है। अंधेर नगरी में अंक के बजाय किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अंक के बजाय इसमें दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मानने योग्य नहीं होत कोउ कोरो पद पाए, भारतेंदु ने लिखा है, किस में लिखा है? इस नाटक की भूमिका में लिखा है या समर्पण में, पीठिका में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा समर्पण में, ठीक है? ये पंक्ति याद रखना, मानने योग्य नहीं होत कोउ कोरो पद पाए, इसमें भारतेंदु ने समर्पण में लिखा है। अंधेर नगरी क्या है? नाटक नाटिका नहीं, ये नाटक नाटिका नहीं है बल्कि ये प्रहसन है, ठीक है? ये क्या है? एक प्रहसन है। प्रहसन है, ये याद रखना, ठीक है? यहाँ पर चलो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये प्रहसन है, ये याद रखिएगा। आगे अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष कितना है? यहाँ पर आपको संवत में दे रखा है। आपने अभी पढ़ा है कि 1881 ईस्वी में पढ़ा है, ठीक है? 1881 क्या है? ईस्वी है, मैं एक बार लिखती हूँ यहाँ पर। और अगर इसमें से आप क्या करते हो? प्लस करते हो 57 वर्ष, ठीक है? 57 वर्ष अगर आपने प्लस किए तो आपका संवत निकल जाएगा। ये संवत निकालने का तरीका होता है। अगर आपको ईस्वी निकालनी है तो ईस्वी के लिए आपको क्या करना है? माइनस करना है, घटा देना है संवत में से और अगर संवत निकालना है तो प्लस करना है। 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 57 आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा संवत 1938 ईस्वी, ठीक है? सॉरी ईस्वी नहीं है, संवत। अंधेर नगरी के संदर्भ में सही नहीं है, कौन-सा सही नहीं है? इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था, ये तो गलत है। इसका जो प्रकाशन है वो 1881 ईस्वी में हुआ था, ये गलत हो गया, ठीक है? बाकी देख लेते हैं, ये नाटक 6 अंकों में विभक्त है, ये तो ठीक है। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है, ये भी ठीक है।
भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अंधेर नगरी नाटक का पात्र कौन-सा नहीं है? तो सिंगरन इसका पात्र नहीं है, ठीक है। सिंगरन किसका पात्र है? आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। अंधेर नगरी नाटक का दूसरा दृश्य कौन-सा है? तो अंधेर नगरी नाटक का जो दूसरा दृश्य है, ये है बाज़ार का। पहला दृश्य बाह्य प्रांत का है, दूसरा बाज़ार का है, तीसरा फिर जंगल का है, चौथा राज्यसभा का है, पाँचवाँ अरण्य और छठवाँ श्मशान का है। आगे है अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जीवन दर्शन अंधकार का वर्णन नहीं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था का चित्रण। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है? तो इनमें से प्रहसन कौन-कौन से हैं? यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। इसमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी प्रहसन है। ये याद रखिएगा। आगे है जात ले जात टके शेर जात एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव में बिक रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई साधारण हो चाहे कोई असाधारण इंसान हो, सब एक ही भाव में बिक रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण बोलते हैं। कौन सा नाटक है जो भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो भारतेंदु के द्वारा यहाँ पर नहुस नाटक नहीं लिखा गया है। नहुस नाटक इनके पिता अ, गिरधर दास गोपाल गोपाल गिरधर दास के द्वारा लिखा गया था, ये ध्यान रखना। आगे है महंत को अपने चेले के किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो सब मिठाई और भाजी टके सेर पर, सेर मिठाई और भाजी टके सेर पर ये मिठाई नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत दुर्दशा। अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है? एक दिन के लिए इतनी लंबी वीडियो काफ़ी है। आप मुझे ज़रूर जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएँगे कि भई आपको क्या पढ़ना है, उसी हिसाब से आपकी क्लासेज़ चलेंगी और कंटिन्यू इस चैनल पर आपके लिए यूजीसी नेट जब तक होगा, तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी बल्कि आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है? और अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अभी तक आप विचलित हैं, परेशान हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ मैटर मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे एप्लीकेशन आपको एप्लीकेशन की लिंक दे दी जाएगी कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर के केवल और केवल ₹199 में पेड कोर्स जुड़ सकते हैं और 1 महीने क्या बल्कि 25 दिन में भी आप बहुत अच्छे से वहाँ से तैयारी कर सकते हो। पूरी जो हमारी दृष्टि की और केवीएस मदान की जो बुक है, वहाँ से मैंने थ्योरी क्लासेस उसमें डाल रखी हैं और उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू करवा रखे हैं और उसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएँगे, ठीक है? 15 प्रैक्टिस सेट उसमें करवा दिए जाएँगे, तो आप जाकर के वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। आज ही अभी ऑफ़र में है और अच्छी से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। हिंदी के लिए यहाँ से आपको पूरी हेल्प मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद। क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाएँ।